हेलो एवरीवन। क्लास 12th के विद्यार्थी ध्यान दें। आज की यह बायोलॉजी की क्लास एक महा मैराथन क्लास होने वाली है, जहां पर हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण पूरे चैप्टर को जो है एक साथ समाप्त करेंगे, जिसका नाम है मानव जनन एवं स्वास्थ्य। जनन एवं स्वास्थ्य जिसको कहते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। जनन एवं स्वास्थ्य के टॉपिक को आज हम जो है इस पूरे लेसन को जो है एक साथ समाप्त करने का करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसे अपने सभी दोस्तों तक तुरंत शेयर कर दीजिए। आइए, आपकी जो है बायोलॉजी की परीक्षा बहुत ही जल्द है, तो एक अच्छा खासा गैप भी है, 5 से 7 दिनों का बायोलॉजी के पेपर में बहुत बेहतर तैयारी हो सकती है। तो इस लेसन के जो है आप इस लेसन को पूरा देखें और इसके एक एक टॉपिक पहलुओं को समझें। चलिए पहले पाठ परिचय जान लेते हैं। सबसे पहले परिचय है जन्म स्वास्थ्य समस्याएं एवं कार्यनीतियाँ, जनसंख्या विस्फोट और जन्म नियंत्रण, प्राकृतिक विधियाँ, रोग अवरोधक, अंतर्गर्भाशय युक्ति, गोलियाँ, शल्य चिकित्सा, सगर्भता चिकित्सीय समापन, लैंगिक संचयित रोग, बाध्यता, पॉइंट टू इंटरेस्ट ना। अध्याय में पूछे गए विस्तार रूप से शब्दावलियाँ और एनसीईआरटी के कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न, यहाँ से जो है हम शुरू करेंगे इस लेसन को, ठीक है। चलिए तो आ जाइए सभी लोग और ध्यान से जो है हेडफोन लगा लीजिएगा, वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि अब जो है शुरू होने जा रही है जनन स्वास्थ्य की महामैराथन, ठीक है। जनन अंगों की आवश्यकता व उसके सही प्रकार के कार्य करने की क्षमता को कहा जाता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा मैं फास्ट चलूँगा क्योंकि वीडियो लंबा होगा और जो है आप इसे जो है एक धैर्य बना के देखिएगा, ठीक है ना। तो ये आपका पूरा लेसन कवर हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के अनुसार जनन स्वास्थ्य का क्या अर्थ होता है? जनन के सभी पहलुओं सहित एक संपूर्ण स्वास्थ्य अर्थात शारीरिक, भावात्मक, व्यवहारात्मक, सामाजिक स्थिति स्वास्थ्य है, ठीक है ना। क्या है? जनन के सभी पहलुओं सहित एक संपूर्ण स्वास्थ्य, एक अच्छा स्वास्थ्य, शारीरिक, भावात्मक, व्यवहारात्मक, सामाजिक स्थिति ही क्या है? स्वास्थ्य है। एक समाज या देश लोगों के स्वास्थ्य में जनन स्वास्थ्य का बड़ा महत्व होता है। एक समय था जब हमारे देश में शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर बहुत अधिक थी, परंतु स्वास्थ्य संगठनों व WHO के प्रयासों ने माँ शिशु की मृत्यु दर को आश्चर्यजनक कमी की है। हम इस अध्याय में जनन एवं स्वास्थ्य से जुड़े विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए अध्ययन करते हैं भाई। पहला आपका है जनन स्वास्थ्य समस्याएं एवं कार्यनीतियाँ। भारत विश्व का पहला देश है जिसने राष्ट्रीय स्तर पर 1951 ईस्वी में परिवार नियोजन फैमिली प्लानिंग के नाम से जनन स्वास्थ्य को लक्ष्य बनाकर कार्यक्रम को व्यापक कार्य योजना के साथ प्रारंभ किया तथा इसमें तय किए गए लक्ष्यों के अधिक मूल्यांकन भी समय समय पर करवाया गया। मूल्यांकन भी इसका सही समय पर कराया गया। इसकी व्यापक सफलता को देखते हुए परिवार कल्याण के नाम से इसे जाने जाने लगा। किस नाम से? परिवार कल्याण इसके नाम से परिवार नियोजन को जाने जाने लगा, ठीक है ना। चलिए, परंतु अब इसमें बहुत व्यापकता लाई गई है और इसे अब जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर RCH का फुल फॉर्म लिखने को आ सकता है, तो रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर RCH के नाम से जाने जाना लगा है। इसका प्रमुख उद्देश्य जननात्मक बना है रूप से एक स्वस्थ समाज का निर्माण करना है, ठीक है। जनन के द्वारा एक स्वस्थ समाज का क्या करना है? निर्माण करना। इस कार्यक्रम के प्रति परिवार द्वारा लोगों को लुभाने के लिए और अधिक से अधिक कार्यक्रम से जोड़ने के लिए अनेक सुविधाएं व प्रोत्साहन देती है। इस कार्यक्रम में व्यापकता लाने व प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित प्रयास किए गए हैं। पहला नंबर 1 क्या प्रयास किए गए हैं? जनन एवं स्वास्थ्य या परिवार कल्याण या फिर जो है परिवार नियोजन को सफल बनाने के लिए पहला है
दृश्य श्रव्य साधनों द्वारा, मतलब दृश्य मतलब दिखाकर, श्रव्य मतलब सुनाकर, साधनों द्वारा कार्यक्रम का प्रचार जैसे दूरदर्शन, टीवी, रेडियो आदि द्वारा प्रचार। दूसरा, अखबार, पर्चे, पोस्टर, छोटी छोटी पुस्तकों के रूप में मुद्रित सामग्री द्वारा जनन स्वास्थ्य का प्रचार। तीसरा, बच्चों के पुस्तकों में इसे अध्याय के रूप में शामिल कर प्रचार किया जाना। चौथा, इसके अतिरिक्त नुक्कड़ नाटकों, कठपुतली नृत्य आदि मनोरंजक कार्यक्रमों में इसे शामिल किया जाना। ये सभी जो है क्या है, ये सभी जो है इसके प्रचार के साधन हैं, ठीक है ना, जनन एवं स्वास्थ्य के या परिवार नियोजन के या परिवार कल्याण के। आइए देखते हैं अगला 5वां पॉइंट। इसे अधिक प्रभावी बनाने के लिए अनेक सरकारी, गैर सरकारी संगठनों, गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ को भी इसमें शामिल किया है। इस कार्यक्रम में निम्नलिखित बातों को सिखाया जाता है। कौन सी बातें हैं? पहला, किशोरावस्था एडोलेंस में लड़के व लड़कियों के शरीर में आने वाले परिवर्तनों के बारे में बताया जाता है। दूसरा, यौन शिक्षा में लोगों को यौन संबंधी गलत अवधारणाओं से बचाया जा सकता है। किशोरावस्था में लड़के लड़कियों को मानसिक परेशानी से बचाया जा सकता है। कक्षा 10 के विद्यार्थी भी देख सकते हैं, क्योंकि उनके भी जो है परीक्षा में इस प्रकार के टॉपिक पूछे जा सकते हैं। और वीडियो लाइक कर दीजिए पसंद आ रही है तो। तीसरा, स्वस्थ सुरक्षित यौन क्रियाओं की जानकारी देना। चौथा, विवाह की आयु व स्वस्थ जीवन के बीच संबंध को बताना। पांचवा, जन्म नियंत्रण गर्भ निरोधक विकल्पों के बारे में जानकारी देना। गर्भवती माता के खान पान की देखभाल की जानकारी। सातवां, सुरक्षित जनन हेतु प्रसव के लिए प्रसारित नर्सों के पास जाना या सरकारी अस्पताल लाने के लिए प्रेरित करना। और आठवां है, प्रसव के पश्चात जच्चा बच्चा माँ और बच्चे की देखभाल के बारे में बताना। नौवां, प्रसव के पश्चात यानी बच्चे के जन्म के समय या जन्म के बाद स्तनपान का महत्व बताना। उसके बाद 10वां है, प्रसव के पश्चात यानी शिशु के जन्म के पश्चात नियमित सुरक्षित टीकाकरण के बारे में जानकारी देना। 11वां, लड़का व लड़की का समान महत्व बताकर कन्या भ्रूण हत्या को रोकना। ठीक है, कन्या भ्रूण हत्या को रोकना। एड्स, HIV एड्स, अन्य लैंगिक संसर्गी रोग, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेज, STD, फुल फॉर्म क्या होता है? STD, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज के बारे में बताना। 13वां, यौन उत्पीड़न व यौन संबंधी अपराधों में बताना व उन्हें रोकने के उपाय बताना। ठीक है, उन्हें रोकने के उपाय बताना। चलिए, उन्हें रोकने के उपाय बताना। तो आगे बढ़ते हैं। अर्थात जब हमारी जनन क्षम व आने वाली पीढ़ी को जागरूक बनाकर जनन संबंधी समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हैं और एक स्वस्थ समाज का निर्माण करना चाहते हैं, इस लक्ष्य को पाने के लिए हमें योग्य व प्रशिक्षित व्यक्तियों और उपयोगी भौतिक सामग्रियों की आवश्यकता, जो हमारे सरकारें हमें समय समय पर उपलब्ध करा रही हैं। ठीक है ना। एक समय था जब हमारा लक्ष्य केवल जनन दर को कम कर जनसंख्या वृद्धि को कम करना था, परंतु अब हम सगर्भता मतलब प्रेगनेंसी, प्रसव, जच्चा बच्चा देखभाल, सगर्भता, गर्भ निरोधकों, यौन संचालित रोगों और ऋतुस्राव, महामारी, बांझपन, बाध्यता आदि की जानकारी योग्य व प्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा गांव-गांव, शहर-शहर में पहुंचा रहे हैं। आज हमारे देश के सभ्य समाज में कन्या भ्रूण हत्या जैसी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। कन्या भ्रूण हत्या जैसी समस्याएं उत्पन्न हो रही, यानी बेटियों को जो है गर्भ में ही मारने की जो है एक प्रैक्टिस चल रही, जिसमें व्यक्ति सोनोग्राफी और उल्बेधन या फिर एम्नियोस्टेंसिस जैसी तकनीकों से भ्रूण लिंग पता लगाकर कन्या भ्रूण को नष्ट करने पर हिंसक कृत्य कर रहे हैं। एम्नियोस्टेसिस क्या है भाई? एम्नियोस्टेसिस विकासशील भ्रूण एम्नियोस्टेसिस गुहा में एम्नियोन द्रव निकाल कर उसके परीक्षण को
एम्नियोस्टेसिस कहते हैं। इसका उद्देश्य भ्रूण की में पाई जाने वाली आनुवांशिक असामान्यता, उपापचयी सामान्यता का पता लगाना। मतलब कि एम्नियोस्टेसिस मतलब होता उलभेदन। क्या होता है? इसको उलभेदन कहते हैं। उलभेदन में क्या होता है कि एक द्रव होता है जो माता के गर्भ में होता है, सिरिंज के द्वारा उस द्रव को निकाला जाता है और इससे चेक किया जाता है कि कहीं शिशु में जो शिशु गर्भ में पल रहा है उसमें किसी प्रकार का कोई रोग तो नहीं है, उसमें कोई असामान्यता तो नहीं है, कोई आनुवांशिक रोग तो नहीं है, उपापचयी क्रियाओं में कोई गड़बड़ी तो नहीं है। इन चीज़ों का पता लगाने के लिए जो है ये जो है उलभेदन या एम्नियोस्टेसिस किया जा रहा है। ठीक है, लेकिन आज वर्तमान समय में उलभेदन प्रक्रिया द्वारा जो है या एम्नियोसेंटेसिस प्रक्रिया द्वारा लोग जो है एक इलीगल काम कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, जो कि भ्रूण के लिंग का पता लगा रहे हैं कि भ्रूण नर है या मादा। ठीक है ना, भ्रूण नर है या मादा, इसका पता लगाने में इसका इस्तेमाल लोग कर रहे हैं, जो कि गलत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। गर्भ के लिंग की पहचान की जा सकती है, अर्थात एम्नियोस्टेसिस प्रसव पूर्व रोगों के निदान की प्रक्रिया है, ना कि जो है शिशु के लिंग पता करने की विधि। ये प्रोसीजर क्या है? इसमें सबसे पहले गर्भवती महिलाओं की सोनोग्राफी जांच कर भ्रूण की स्थिति का पता लगाया जाता है। इसके बाद एक पतली सी सुई या सिरिंज इंजेक्शन द्वारा उदर गर्भाशय की गुहा में एमनियोन गुहा तक पहुंचाया जाता है। भ्रूण की स्थिति का पता लगाने से इंजेक्शन द्वारा भ्रूण को हानि नहीं पहुंच पाती है और एक थोड़ा सा एमनियोन द्रव इंजेक्शन में खींच लिया जाता है, जैसे मैंने बताया। और इसमें भ्रूणीय झिल्ली की कोशिकाएं, प्रोटीन व एंजाइम आदि पाए जाते हैं। अब इस द्रव को अपकेंद्रित किया जाता है। इसमें कोशिकाएं नीचे की ओर अवधित होती हैं, जिसको सेडिमेंट के हो जाती हैं। अभिरंजित व सूक्ष्मदर्शी यंत्रों द्वारा परीक्षण किया जाता है कि कोशिकाओं का संवर्धन, उपापचयी सामान्यता पता भी लगाया जाता है, उपापचयी असामान्यता का पता भी लगाया जाता है। देखिए यही है उलभेदन प्रक्रिया का चित्र, जहाँ पर सिरिंज के जरिए जो है उलभेदन है ना, जो द्रव है, जिस द्रव का क्या नाम है भाई, हाँ चलिए, ये द्रव जिसका नाम है एम्नियोस्टेसिस, इसमें जो है द्रव को खींचा जा रहा है और फिर उसी द्रव से लेकर के जो है पता लगाया जाएगा शिशु जो गर्भ में पल रहा है शिशु, उसे कोई रोग आदि तो नहीं है ना। देखिए इसका महत्व क्या है। इसके द्वारा एम्नियोस्टेसिस के द्वारा इसके द्वारा भ्रूण के लिंग की पहचान की जा सकती है। इसमें लिंग निर्धारण के लिए बार बॉडी विधि का प्रयोग किया जाता है। नंबर 2, इससे भ्रूण कैरियोटाइप का अध्ययन किया जाता है कि भ्रूण में कोई डाउन सिंड्रोम रोग तो नहीं है, टर्नर सिंड्रोम रोग तो नहीं है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम रोग तो नहीं है, आदि रोगों का पता लगाया जाता है। ठीक है ना, कोई अनुवांशिक रोग तो नहीं है। इस जिससे एंजाइम की असामान्यता उत्पन्न होने पर रोग का पता लगाया जा सकता है। हानि क्या है इस तकनीक का? देखिए क्या है उलभेदन की हानि या एम्नियोस्टेसिस की हानि क्या है। इस तकनीकी का उपयोग अधिकांशतः लोग भ्रूण का लिंग परीक्षण करने के लिए करते हैं, मतलब पता लगाने के लड़का है लड़की, पुत्र है पुत्री का पता लगाने के लिए लोग करते हैं। और पुत्र प्राप्ति चाह में स्त्री भ्रूण हत्या करा देते हैं। मतलब यदि लड़का नहीं हुआ, गर्भ में लड़की हुई, तो कभी कभी क्या लोग करते हैं, स्त्री भ्रूण हत्या करा देते हैं, जिससे लिंग अनुपात में असामान्यता आ जाती है। अल्ट्रासोनोग्राफी, अब देखिए दूसरी तकनीक अल्ट्रासोनोग्राफी क्या है। इसमें इसे सोनोग्राफी या इकोग्राफी भी कहते हैं। इस तकनीकी में अत्यधिक उच्च आवृत्ति की ध्वनि, जैसे 20,000 चक्र प्रति सेकंड का उपयोग किया जाता है। इस आवृत्ति में 1 से 15 हर्ट्ज होती है। इस तकनीक में ध्वनि तरंगों की उत्पत्ति भौतिक प्रभाव यानी पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव होता है। इसके लिए लेड जिरकोनेट के क्रिस्टलों का उपयोग किया जाता है। जब किसी अंग का अध्ययन करना होता है तो उसे अंग पर
ट्रांसड्यूसर या अल्ट्रासाउंड किरणें डाली जाती हैं तथा इसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, क्योंकि अल्ट्रासाउंड तरंगें निर्यात में प्रवाहित नहीं होती हैं। ट्रांसड्यूसर में लेड जिरकोनेट के क्रिस्टल पाए जाते हैं। जब विद्युत तरंगें क्रिस्टलों से गुजरती हैं तो विद्युत तरंगों को अल्ट्रासाउंड में बदल देती हैं, जो अंगों से टकराकर पुनः ट्रांसड्यूसर द्वारा ग्रहण कर ली जाती हैं। ऊतकों के घनत्व के अनुसार ध्वनि तरंगों की आवृत्ति भिन्न भिन्न हो जाती है। ट्रांसड्यूसर इन्हें विद्युत संकेतों में बदलकर कंप्यूटर में भेज देता है। कंप्यूटर अपनी स्क्रीन पर्दे पर इन ध्वनि तरंगों का प्रतिबिंब बना देता है, जिन्हें फिल्म या प्रिंट कर दिया जाता है। इस विधि का उपयोग आंतरिक तरंगों के अध्ययन के लिए किया जाता है, जैसे यकृत, वृक्क, आमाशय, पित्ताशय, गर्भाशय और हृदय, मस्तिष्क, अंडवाहिनी आदि के विभिन्न अंगों में होने वाली पथरी का अध्ययन भी किया जाता है। इसका सार्वत्रिक उपयोग भ्रूण के विकास के अध्ययन में किया जाता है, जिससे कि गर्भस्थ शिशुलिंग के साथ साथ उसकी स्थिति व गर्भावस्था को भी पता लगाया जा सकता है। यह तकनीक पूर्णतया हानि रहित होती है। इसमें किसी भी आयनीकारी कीड़ों का उपयोग नहीं किया जाता है, ना ही इसमें दर्द होता है। वर्तमान में किसी भी चिकित्सीय पद्धति द्वारा लिंग परीक्षण पर वैधानिक प्रतिबंध लगा है तथा लिंग परीक्षण करने वाले के खिलाफ जुर्माना और जेल दोनों की सजाओं का प्रावधान है। मतलब कोई लिंग की जांच करता है कि गर्भ में लड़का है लड़की, तो यह एक गैर कानूनी काम है और इसे पता लगाना क्या है, गैर कानूनी है, जिसके खिलाफ जुर्माना और जेल दोनों सजाओं का प्रावधान है। जनन स्वास्थ्य में वैज्ञानिक उपलब्धियों को भी शामिल किया गया है। साथ ही इस क्षेत्र में नए अनुसंधानों को बढ़ावा दिया जा रहा है, इससे हमें उपयोगी उत्पाद भी प्राप्त हुए हैं। क्या प्राप्त हुए? परिष्कृत अधिक प्रभावी टीकाकरण प्रतिरक्षण। दूसरा, ऐसे गर्भ निरोधकों की खोज का उपयोग करना सरल हो जाता, जिसके शरीर पर पार्श्व प्रभाव नहीं, जैसे हमारे केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान लखनऊ के वैज्ञानिकों ने सहेली नामक गर्भ निरोधक गोली का निर्माण भारत में ही कर दिखाया। इसमें स्टेरॉयड हार्मोन्स नहीं होते हैं। तीसरा, गांव-गांव तक चिकित्सीय सुविधाओं को पहुंचाने के लिए प्रशिक्षित शिक्षकों, प्रशिक्षित नर्सों युक्त नए नए स्वास्थ्य केंद्र खोलना, इन सब प्रयासों का ही फल है। आज हमारे देश में शिशु मृत्यु दर बहुत कम हो गई है और प्रसव के समय होने वाली मातृ मृत्यु दर, मदर डेथ रेट भी बहुत कम हो गई है। बहुत आसानी से उपलब्ध चिकित्सीय साधनों से सफल हो पाया है। ठीक है, आइए इधर चलते हैं। कार्य अभी समाप्त नहीं हुआ है, समझ रहे हैं ना? कार्य अभी समाप्त नहीं हुआ है। कार्य अभी समाप्त नहीं हुआ है। लोगों में अभी भी पूर्ण जागृति नहीं आई। इसके लिए कार्यक्रम को अभी और प्रभावी बनाया जा रहा है। आगे देखिएगा, अभी कार्यक्रम को और भी प्रभावी बनाया जा रहा है। जनसंख्या विस्फोट या जन्म नियंत्रण, इंपॉर्टेंट हेडिंग है, बोर्ड में पूछा गया है। जनसंख्या विस्फोट या जन्म नियंत्रण, इस हेडिंग को हम क्लियर करेंगे। जनसंख्या विस्फोट या जन्म नियंत्रण, पॉपुलेशन एक्सप्लोशन एंड डेथ कंट्रोल ना। चिकित्सीय सुविधाओं की उपलब्धता, व्यापक जागरूकता के कारण भारत ही नहीं विश्व में मृत्यु दर में व्यापक कमी आई है। सामान्यतया व्यक्तियों के अतिरिक्त मातृ मृत्यु दर व शिशु मृत्यु दर में आई कमी ने हमारी जनसंख्या की वृद्धि दर को बढ़ा दिया है। यह कारण है कि 1900 में पूरे विश्व में 2 अरब यानी 2 मिलियन लोग रहते थे। यानी पूरे विश्व की जनसंख्या जो है, यहाँ पर पूरे विश्व की जनसंख्या 2 अरब थी। अगले 100 वर्षों में 2000 में 3 गुना बढ़कर 6 अरब 6 मिलियन हो गई है। भारत
इस अछूता भारत भी इससे अछूता नहीं रहा। भारत की जनसंख्या सन 1947 ईस्वी में 350 मिलियन यानी 35 करोड़ थी। वहीं सन 2000 में 100 मिलियन अर्थात 100 करोड़ से अधिक हो गई। विश्व का हर छठा व्यक्ति भारतीय है। विश्व का हर छठा व्यक्ति क्या है? भारतीय है। हमारे जन स्वास्थ्य कार्यक्रम के प्रयासों हमारी जनसंख्या वृद्धि दर में कमी आई है। हमारी जनसंख्या वृद्धि दर को 1991 में 2.1% थी, वह 2001 में घटकर 1.7% रह गई। जनसंख्या वृद्धि दर प्रति 1000 व्यक्तियों के अनुसार आंकी जाती है, यानी 1000 मेल पे कितने फीमेल। इस वृद्धि दर के साथ भी हम 2033 तक 200 करोड़ हो जाएंगे और जनसंख्या के हिसाब से विश्व में नंबर 1 पर आ जाएंगे। चीन दूसरे नंबर पर रह जाएगा। अब चीन पहले नंबर पर जनसंख्या में चल रहा था, दूसरे पे आ जाएगा। परंतु यह बढ़ती हुई जनसंख्या हमारे सामने अन्य खाद्यान्न, आवास, कपड़े जैसी मूलभूत समस्याएं उत्पन्न कर सकती है। इसके लिए सरकार पर जन्म दर को कम करने दबाव पड़ गया है। भारत सरकार ने जन्म दर को कम करने के लिए निम्नलिखित उपाय अपनाए हैं। पहला, परिवार नियोजन कार्यक्रमों में हमारे दो का सिद्धांत जनता में प्रचारित किया। शिक्षित जोड़ों ने अपनाया भी है हम दो हमारे दो वाले कार्यक्रम को। लड़के व लड़कियों की शादी की उम्र यानी विवाह की उम्र बढ़ाकर 21 से 18 वर्ष निर्धारित की गई है, जिससे बाल विवाह उससे उत्पन्न समस्याओं से छुटकारा मिले व वैवाहिक जोड़े मानसिक रूप से परिपक्व हो सकें। उसके बाद अगला तीसरा, सरकार ने छोटे परिवार को भी प्रोत्साहन दिया है। चौथा, गर्भ निरोधक का उपयोग करना। यह जन्म दर कम करने के सबसे अच्छा आसान स्वीकार उपाय है। यह आदर्श गर्भ निरोधक युक्त गुण को होने चाहिए, ठीक है ना। अगला, गर्भ निरोधक आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। गर्भ निरोधक प्रभावी होना चाहिए। एक गर्भ निरोधक क्या क्या गुण होने चाहिए बता रहा है। गर्भ निरोधक के क्या क्या गुण होने चाहिए? यह आसानी से उपलब्ध होना चाहिए, गर्भ निरोधक प्रभावी होना चाहिए, गर्भ निरोधक के कोई अनुषंगी प्रभाव या दुष्प्रभाव नहीं होने चाहिए। अनुषंगी प्रभाव या दुष्प्रभाव नहीं होने चाहिए। ये सस्ते और मुफ्त उपलब्ध होने चाहिए। कौन? गर्भ निरोधक सस्ते और मुफ्त उपलब्ध होने चाहिए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। गर्भ निरोधक के गुण पढ़ रहे हैं आप लोग, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है गर्भ निरोधक के उपयोग से उपयोगकर्ता की कामुक इच्छा व मैथुन क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। चाहिए अर्थात इसके उपयोग से उसी मानसिक संतृप्तता से प्राप्ति होनी चाहिए जैसे कि उसके अनुपस्थिति में होती रहे। मतलब कि गर्भ निरोधक से कोई भी उसके मैथुन क्रिया में कोई अंतर नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक आदर्श गर्भ निरोधक प्रयोगकर्ताओं के सभी हितों की पूर्ति करने वाला होना चाहिए। वर्तमान में बाजार में उपलब्ध गर्भ निरोधक की श्रेणियां वर्गीकृत हैं। क्या क्या है भाई? पहले है प्राकृतिक विधियां, नेचुरल मेथड। दूसरा रोग बैरियर, अंतर गर्भाशय युक्तियां, आईयूडी। तीसरा गोलियां, पिल्स। और पांचवा शल्य क्रिया विधियां या बांध्यकरण ना, 5 ठो। आइए स्वयं हल करें। कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं जिसका उत्तर आपको देना है, ठीक है। प्रश्न है, नीचे उसका उत्तर दिया है। प्रश्न क्या है? उल्वेधन पर वैधानिक प्रतिबंध के कारण लिखिए, ठीक है। यानी कि उल्वेधन कराना क्यों गैर कानूनी है, उल्वेधन का एक उपयोग लिखिए। उसके बाद एक आदर्श गर्भ निरोधक में कौन कौन से गुण होने चाहिए, तीसरा क्वेश्चन। चौथा है जननात्मक रूप से स्वस्थ समाज किसे कहते हैं। ऐसे ही प्रश्न बोर्ड में आएंगे, ठीक है ना। तो आप देख लीजिए किस प्रकार के प्रश्न यहाँ पूछे जा रहे हैं, उसी प्रकार के प्रश्न आपके बोर्ड में आने वाले हैं। चलिए आगे, संपूर्ण जनन स्वास्थ्य लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विभिन्न कार्य योजनाओं को सफलतापूर्वक क्रियान्वित करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है। देखिए इनके उत्तर यहाँ है कि
भ्रूण गर्भ उल्भेदन वाला है। गर्भ भ्रूण लिंग परीक्षण करने व कन्या भ्रूण हत्या के दुरुपयोग के कारण उल्भेदन पर वैधानिक प्रतिबंध लगा। गर्भ भ्रूण में होने वाले आनुवांशिक विकारों का पता लगाने के लिए उल्भेदन उपयोगी है। ठीक है, उपयोगी भी है। तीसरा, प्रयोगकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए होने चाहिए। और कैसा एक अच्छा गर्भ निरोधक कैसा होना चाहिए? सस्ता और आसानी से उपलब्ध होना चाहिए, अत्यधिक प्रभावी हो, अनुषंगिक पार्श्व प्रभाव ना हो, उसका कोई दुष्प्रभाव ना हो, और जो है इसके उपयोग के कामों इच्छा और मैथुन क्रिया पर बाधा ना उत्पन्न हो। जिस समाज में लोगों ने जनन अंग और शारीरिक क्रियात्मक रूप से सामान्य रूप और यौन संबंधी सभी पहलुओं को उसकी भावनात्मक एवं व्यवहारिक क्रियाएं सामान्य हो तो जननात्मक स्वास्थ्य समाज कहते हैं उसे। ठीक है ना। उसके बाद अगला जो लास्ट क्वेश्चन था, देखिए, संपूर्ण जन स्वास्थ्य लक्ष्य प्राप्त करने के लिए क्या कार्य योजनाएं बनाई जा रही सरकार के द्वारा? तो पहला इसमें है सुदृढ़ और संरचनात्मक सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। व्यवसायिक विशेषज्ञता। तीसरा है उपयोगी भौतिक सामग्री। चौथा है उपलब्ध सुविधाओं, सामग्रियों, विशेषताओं, अधिकतम संभावित सकारात्मक उपयोग। ये जो है चीज़ें प्रदान की जा रही हैं, ठीक है ना, सरकार के द्वारा। आगे बढ़ते हैं भाई। चलिए, प्राकृतिक विधियां, जैसे यहाँ पे देखिएगा गर्भ निरोधक श्रेणियों को वर्गीकृत किया गया। सबसे पहले प्राकृतिक विधियां जान लेते हैं। प्राकृतिक विधियां क्या है? गर्भ निरोधक की प्राकृतिक विधियां, तो देखिएगा, प्राकृतिक विधियां नेचुरल मेथड। इस विधियों में से किसी भी भौतिक रासायनिक रोधक का उपयोग नहीं होता है। ये विधियां अंडाणु शुक्राणु मिलन को रोकती हैं, जिससे निषेचन नहीं हो पाता। और अंडाणु शुक्राणु को रोकने के लिए 3 उपाय सर्वाधिक प्रचलित हैं। पहला, आवधिक संयम, मतलब पीरियोडिक अब्स्टेंस। इस उपाय के लिए अंतर्गत माहवारी चक्र के 10वें दिन से 17वें दिन के मध्य दंपति संभोग मैथुन से बचते हैं, क्योंकि यह माहवारी का वह समय होता है जब अंडोत्सर्ग ओवुलाइजेशन होने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है, अंडा निषेचन के लिए तैयार होता है। इसलिए इस समय संभोग मैथुन नहीं किया जाए तो गर्भधारण से बचा जा सकता है। तीसरा, इस विधि की कमियाँ। अंडोत्सर्ग की क्रिया हार्मोन पर नियंत्रित होती है, और हार्मोन असंतुलन के कारण अंडोत्सर्ग की अवधि घटा बढ़ा सकता है ना। इसके लिए माहवारी के पूर्ण चक्र की जानकारी दंपति को होनी चाहिए। इसमें संयम अत्यधिक आवश्यकता होती है, कंट्रोल अत्यधिक आवश्यकता होती है। दूसरा, बाह्य स्खलन आंतरिक मैथुन, मतलब इस क्रिया में नर अपने वीर्य स्खलन को तुरंत ही अपने लिंग को योनि से बाहर निकाल देता है और वीर्य योनि में नहीं पाता, अर्थात वीर्य सेचन की क्रिया नहीं हो पाती और अंडाणु व शुक्राणु मिलन नहीं हो पाता। ठीक है ना। आगे है कमी। इसके लिए भी संयम की सावधानी की आवश्यकता होती है। स्तनपान अनावर्तक, लैक्टेशन अनावर्त, यह एक प्रचलित तरीका जिसमें यह माना जाता है कि प्रसव के 4 से 6 माह तक जब माता बच्चे को सिर्फ अपना दूध पिलाती है तो बाहर से दूध या अन्य आहार नहीं देती, तब आवर्त चक्र माहवारी की क्रिया अंडोत्सर्ग आदि क्रियाएं प्रारंभ हो जाती। इसलिए इस दौरान मैथुन क्रिया पर अंडाणु अनुपस्थित होने के कारण निषेचन संभावना नहीं होती है। इस अवधि तक में 6 माह तक मानी गई है। और इन दिनों विधियों से सबसे अच्छी बात यह है कि किसी भी प्रकार के रासायनों का उपयोग नहीं होता है, इसलिए इन विधियों से शरीर में कोई आनुषंगिक प्रभाव दुष्प्रभाव नहीं हो पाता है। यदि इन 3 विधियों के ज्ञान को एकीकृत कर काम में लिया जाए तो सबसे अच्छी गर्भ निरोधक तकनीक हो सकती है, परंतु तीनों विधियों संयम खोने और माहवारी चक्र के अनियमित होने की दशा में असफल होने की दर बढ़ जाती है। आइए रोग बैरियक जानते हैं। इस विधि में अंडाणु व शुक्राणु के मिलन को भौतिक अवरोधक या रोध खड़ा करके रोक दिया जाता है, जिसमें दोनों के मिलन नहीं हो पाता है और गर्भधारण से बचा जा सकता है। सबसे पहले निरोध या कॉन्डोम देख लीजिए। ये भौतिक विधियां हैं। निरोध या कॉन्डोम्स, यह विधि का सबसे प्रचलित उपाय है। वर्तमान में पुरुष स्त्री दोनों के लिए निरोध या कॉन्डोम उपलब्ध है, परंतु पुरुषों में निरोध या कॉन्डोम अत्यधिक लोकप्रिय है।
निरोध बहुत पतले रबर लैटेक्स से बनाया गया ऐसा अवरोधक होता है जो वीर्य को मादा की योनि में नहीं जाने देता है। इसे शुक्राणु जनन मार्ग में नहीं जा पाते हैं, अर्थात गर्भधारण नहीं हो पाता है। इन निरोधों को एक बार काम में लेने के बाद फेंक दिया जाता है। फायदे: ये इतने पतले व रबर के होते हैं कि इनके उपयोग से संभोग क्रिया संतृप्तता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दूसरा, इनके उपयोग से गर्भधारण के साथ साथ लैंगिक रूप से संचालित रोगों से भी बचा जा सकता है। तीसरा, इनका उपयोग व्यक्ति दंपति के स्वयं पर निर्भर होता है, किसी प्रशिक्षित व्यक्ति से नहीं लगवाना है। इससे इसमें उपयोगकर्ता की गोपनीयता बनी रहती है। यह कारण है कि वर्तमान में निरोध उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। और निरोध के अतिरिक्त डायाफ्राम, गर्भाशय की ग्रीवा, टोपी व वाल्ट आदि रबर बने रोधक के उपाय भी उपस्थित हैं। इन्हें निरोध की जगह हर बार काम में लेकर फेंकना नहीं पड़ता है। ये बार बार काम में आ सकते हैं। ठीक है ना। कौन कौन? डायाफ्राम और गर्भाशय ग्रीवा और टोपी और वाल्ट ना। इन्हें सहवास संभोग के पूर्व गर्भाशय की ग्रीवा या ढक्कन की तरह लगाया जाता है, जिससे शुक्राणुओं का जनन मार्ग प्रवेश से रोका जा सकता है और गर्भाधान से भी बचा जा सकता है। इनको अधिक प्रभावी बनाने के लिए इनके साथ साथ शुक्राणुनाशक जैसी क्रीम, जेली, झाग का उपयोग भी किया जाता है। इनमें क्रीम, जेली, झाग शुक्राणुओं को मारकर रोधकों और गर्भ निरोधक क्षमता को बढ़ा देते हैं। निरोध के भी कोई अनुषांगिक यानी कोई दुष्प्रभाव नहीं है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यह संबंधित करती है जिससे गर्भधारण रोपण नहीं हो पाता, जैसे प्रोजेस्टास्ट, LNG-20 ये एक औषधि है। इस विधि का उपयोग दंपति औरतें प्रायः बच्चों को जन्म में अंतराल रखने के लिए करती हैं। इसमें अनुषांगिक कम देखे गए हैं, मतलब इसके दुष्प्रभाव कम देखे गए, इसलिए IUD व्यापक प्रचलित गर्भनिरोधक तरीका है। आइए गोलियां, पिल्स, ये महिलाएं द्वारा खाई जाने वाली गोलियां हैं। इसमें प्रोजेस्टेजन व एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन्स का संयोजन होता है। ये गोलियों को मुंह से लिया जाता है। गर्भ निरोधक गोलियां भी दो प्रकार की होती हैं, एक प्रतिदिन ली जाने वाली और एक साप्ताहिक ली जाने वाली। प्रतिदिन ली जाने वाली ये गोलियां ऋतुस्राव, माहवारी के प्रथम से 21वें दिन तक रोज एक एक गोली खानी होती है और 22वें दिन से 28 दिन तक अर्थात 7 दिन नहीं लेनी होती है। दूसरे ऋतुस्राव के प्रथम दिन से ही पुनः यह प्रक्रिया दोहराई जाती है और यह क्रम तब तक चलता रहता है जब तक कि महिला गर्भधारण नहीं करना चाहती। जब गर्भधारण करना होता है तो इसे खाना बंद कर देती है। ये गोलियां अंडोत्सर्ग रोपण की क्रिया को रोकती हैं तथा गर्भाशय की ग्रीवा स्रावी श्लेष्मा गुणवत्ता को भी बदल देती हैं। इससे शुक्राणु की गतिशीलता, निषेचन क्रिया क्षमता में कमी आ जाती है और गर्भाधान नहीं हो पाता, जैसे मालाडी जो है गर्भधारण गोली है। आगे बढ़ते हैं। इसके आनुषांगिक प्रभाव होते हैं और ये लंबे समय तक बिना डॉक्टर की सलाह के इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। जिन महिलाओं में आनुषांगिक प्रभाव, मतलब जिस महिलाओं में इसका दुष्प्रभाव, साइड इफेक्ट हुआ तुरंत प्रकट हो जाते हैं, उन्हें अपना गर्भ निरोधक तुरंत ही अच्छे डॉक्टर की सलाह से बदल लेना चाहिए। साप्ताहिक ली जाने वाली सहेली भारत में गैर निर्मित स्टेरॉयडल गर्भ निरोधक गोली है। इसमें केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान लखनऊ, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ ना, CDRI लखनऊ द्वारा विकसित किया गया है। यह सप्ताह में एक बार ली जाने वाली परंतु गर्भ निरोधक की क्षमता इसकी गर्भ निरोधक क्षमता अधिक है और इसके आनुषांगिक प्रभाव बहुत कम है। इसके अतिरिक्त प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन प्लस एस्ट्रोजन का संयोजन टीके के रूप में त्वचा के नीचे अंतरोपण
भी किया जाता है। यह गर्भ निरोधक गोलियों के समान ही कार्य करता है, परंतु इसकी तुलना में त्वरित गति कार्य करता है। इसमें मैथुन संभोग के 72 घंटों के अंदर आपातकालीन, सामान्यतः असुरक्षित एवं संबंधों अर्थात दंपतियों से संभोग से पूर्व गर्भ निरोधक लेने से भूल जाना या निरोध नहीं लगाने की स्थिति में का संभावित सगर्भता रोकने के लिए अधिक काम से लिया जाता है। इस विधि का उपयोग बलात्कार या जबरन सहवास की परिस्थितियों में सगर्भता रोकने में भी किया जा सकता है। ठीक है ना, आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये सारे हैं, ये निरोध है, ये डायाफ्राम, योनि डायाफ्राम है, और ये ग्रीवा टोपी है, और ये आईयूडी है, सारी चीज़ें। ठीक है ना, ऐसे लिप से लूप आप देख लीजिएगा सारे चित्रों को। यहाँ पे देखिए कॉपर टी है, यहाँ पे नलिका उच्छेदन है, और यहाँ पे क्या है, ये जो है शुक्रवाहिका विच्छेदन है। मतलब ये इसको कहते हैं ट्यूबेक्टोटॉमी, और इसको कहते हैं वेसेक्टोटॉमी। ये मादा नसबंदी और ये नर नसबंदी। ठीक है, अब देखिए शल्य चिकित्सा विधियाँ क्या है, सर्जिकल मेथड क्या है गर्भ को रोकने के लिए। इसे बांध्याकरण या फिर स्टेलाइजेशन कहा जाता है। इसमें उन लोगों को बताए जाते हैं जो आगे बच्चे नहीं चाहते हैं और अस्थायी रूप से बांध्याकरण करवाकर सगर्भता स्थिति से बचना चाहते हैं। मतलब जो नसबंदी हमेशा के लिए करवाना चाहते हैं, जिन्हें बच्चा नहीं चाहिए, तो इस स्थिति में इस शल्य क्रिया द्वारा युग्मकों के जनन मार्ग की को रोक दिया जाता है। तथा बांध्याकरण क्रिया 2 प्रकार की होती है, या तो महिला करवाए अपनी नसबंदी, या तो फिर पुरुष करवाए। देखिए शुक्रवाहिका विच्छेदन ये नर में होता है। नर में वृषण की जो वृषण कोष में स्थित होते हैं, शुक्रवाहिका का छोटा भाग काट कर चित्र संख्या 4.2 देखिए यहाँ पे है 4.2, ये यहाँ पे कहाँ गया, ये यही वाला, ये 4.2 है। इसको आप देखिए, ये जो शुक्रवाहिका आ रही है ना, इसे काट कर छोटा सा हिस्सा काट के निकाल दिया गया और फिर यहीं पे बांध दिया जाता है, ताकि शुक्राणु फिर चलकर जो वृषण की तरफ ना है। ठीक है ना, समझ गए कि नहीं? तो यही चीज़ है, काट के जो है फिर से बांध दिया जाता है, यही है। ये छोटा सा ऑपरेशन होता है नसबंदी का। 4.2 के अनुसार निकाल दिया जाता है। ठीक, या वलित बांध दिया जाता है, या तो निकाल दिया जाए काट के, या तो थोड़ा सा बांध दिया जाए, जिससे शुक्राणु नर मार्ग तक नहीं पहुंच पाते हैं। क्योंकि शुक्रवाहिका को काटा जाता है, इसलिए इसमें शुक्रवाहिका विच्छेदन या वेसेक्टोटॉमी या नर नसबंदी के नाम से जाना जाता है। आइए नलिका विच्छेदन जानते हैं, ट्यूबेक्टोटॉमी महिला में। इसमें मादा के डिंबवाहिनी नलिका उदर भाग से चीरा लगाकर डिंबवाहिनी का छोटा सा भाग काट कर हटा देते हैं और या फिर बांध देते हैं। इससे गर्भाशय व जनन मार्ग तक नहीं पहुंच पाता है, जिससे शुक्राणु गर्भाशय से जनन मार्ग जिसमें अंडाणु गर्भाशय से जनन मार्ग तक नहीं पहुंच पाता। इस वाले चित्र को आप देख लीजिए, परीक्षा में ये सब बनाने को आ सकता है। यहाँ देखिए, यहाँ पे मादा जो है ट्यूबेक्टोटॉमी चल रही है। यहाँ पे क्या होगा कि ये हिस्सा काट के हटा दिया गया या फिर काट के यहाँ पे बांध दिया गया, ताकि फिर जब यहाँ पे जो है फिम्बरी के पास जो है अंडोत्सर्ग हो, फिर ये चलकर जब गर्भाशय में जाता है ना, तो जा ना पाए, यहीं पर क्या हो जाए, रुक जाए। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। चूंकि इसमें शुक्रवाहिका, देखिए यहाँ से ये चल रहा था, इसमें फैलोपियन ट्यूब का विच्छेदन होता है, इसलिए इसे ट्यूबेक्टोटॉमी या फिर नलिका विच्छेदन या फिर महिला नसबंदी, आम बोलचाल की भाषा में ये क्रियाएं नसबंदी के नाम से जानी जाती हैं। परंतु नसबंदी को अप्रभावी परिस्थिति को स्थापित करना मुश्किल होता है। इसमें एक अस्थायी गर्भनिरोधक की तरह काम आती है। ये उपाय जनसंख्या वृद्धि दर को कम करने और जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए किए जाते, परंतु इसमें अपनाए हुए इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इसका उपयोग पहले योग्य डॉक्टर की सलाह से लेना चाहिए, क्योंकि ये सभी गर्भ निरोधक साधन नहीं है और ना ही हमारी प्राकृतिक जनन क्रिया को रोकते हैं। प्राकृतिक जनन क्रिया को जबरन लंबे समय तक रोकने के दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं। इसे दुष्प्रभाव को निम्न प्रमुख है, जैसे जब जबरदस्ती नसबंदी कराते हैं तो अनियमित रक्तस्राव भी हो सकता है, मासिक चक्र के बीच बीच में रक्तस्राव हो सकता है, मितली आना हो सकता है, पेट दर्द, सिर दर्द। इन
यदि इन पर समय रहते ध्यान नहीं दिया जाए तो स्तन कैंसर तक की स्थितियां उत्पन्न हो जाती। ऐसा हो ही आवश्यक नहीं, परंतु यदि ये प्रकट हो तो शीघ्र अच्छे डॉक्टर से परामर्श उपचार कराना चाहिए। इनसे बचने के लिए गर्भनिरोधक कृत्रिम औषधि तरीके लंबे समय तक उपयोग नहीं करना चाहिए। अत्यधिक आवश्यकता पड़ने पर ही इन साधनों का उपयोग करना चाहिए। प्राकृतिक विधि अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए। सगर्भता चिकित्सीय समापन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बोर्ड में बहुत साल पूछा गया। वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो काफ़ी लंबा वीडियो है, शेयर जरूर कर दीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो सगर्भता चिकित्सीय समापन इंपॉर्टेंट, ये बार बार बोर्ड में आया है, देख लीजिए। सगर्भता पूरी होने से पहले ही दंपति की इच्छा से गर्भ का समाप्त करने की प्रक्रिया सगर्भता चिकित्सीय समापन MTP मेडिकली मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कहलाता है ना, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कहलाता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यह जनसंख्या को कम करने के लिए वैज्ञानिक तरीका नहीं है, परंतु यह अपरिहार्य परिस्थितियों में से कराना आवश्यक होता है। इसके लिए भारत सरकार ने MTP कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में वैध माना, जैसे बलात्कार के कारण उत्पन्न सगर्भता को समाप्त करना, दूसरा असुरक्षित यौन संबंध बनने वाले सगर्भता को समाप्त करना, गर्भ निरोधक साधनों असफल होने का सगर्भता, अगला यदि सगर्भता से माता या भ्रूण को दोनों को जान खतरा होता है तो, अगला भ्रूण गर्भ अत्यधिक बड़ी कोई जन्मजात व्याधि यानी कोई रोग भ्रूण में होता है अपूर्णता जिससे उसका बचना मुश्किल होता है, तब इस विशिष्ट परिस्थितियों में ही वैधानिक MTP हो सकती है। MTP के दुरुपयोग को रोकने के लिए भारत सरकार ने 1971 ईस्वी में चिकित्सीय सगर्भता समापन को कानूनी स्वीकृति प्रदान की। इसलिए लिंग परीक्षण पर प्रतिबंध लगा दिया गया। कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए यह नियम बनाया गया, परंतु फिर भी प्रतिवर्ष 45 से 50 मिलियन 4.5 से 5 करोड़ चिकित्सीय सगर्भता समापन कराए जा रहे हैं, जो विश्व की संपूर्ण सगर्भता से 20%, 1/5वां भाग अनजाने जनसंख्या घटाने का बड़ा तरीका भी है। चिकित्सीय सगर्भता समापन गर्भ के समय तिमाही में ही सुरक्षित होता है। दूसरी तिमाही अर्थात 4 से 6 महीने कराया गया होता है। गर्भपात माता के लिए भी घातक और मृत्युकारी हो सकता है। कानूनी प्रतिबद्धता के पश्चात लोग चोरी छुपे भी गर्भपात कराते हैं। ऐसे में खतरा अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि ऐसे में लोग नीम हकीमों रूढ़िवादी प्रचलनों से गर्भपात करवाते हैं और जो जानलेवा भी हो सकता है। कन्या भ्रूण हत्या के संदर्भ में इस प्रकार से गर्भपात आज आम बात हो गया है, परंतु यह युवा माँ के लिए अत्यधिक खतरनाक होता है। कभी कभी स्थितियाँ इतनी विकट हो जाती हैं कि स्त्रियाँ ऐसी MTP करवाने के पश्चात कभी माँ नहीं बन पाती हैं। इसलिए किसी भी परिस्थिति में MTP जैसा कार्य योग्य डॉक्टर द्वारा ही कराया जाना चाहिए। ठीक है ना। अब देखिए कुछ क्वेश्चन आ गए जिसको कह रहा है कि स्वयं हल करें। क्या क्वेश्चन है उसका उत्तर आगे है। क्वेश्चन क्या है जो भी आपने पढ़ा, ऐसे प्रश्न आपके बोर्ड में पूछे जाएंगे। 7 प्रश्न यहाँ पे है। पहला प्रश्न यहाँ पे कह रहा कि स्तनपान अनावर्त क्या है। टिप्पणी कीजिए, स्तनपान अनावर्त क्या है। अगला, स्त्रियों द्वारा मुंह से ली जाने वाली गर्भनिरोधक हार्मोनल संगठन का नाम लिखिए। कौन कौन सी गोलियां हैं जो मुंह से खाई जाती हैं। गर्भनिरोधक गोलियां सहेली की खोज किसने की। केंद्रीय औषध अनुसंधान लखनऊ ने की थी। वैसे भी लखनऊ के किस गर्भनिरोधक गोली की खोज की सहेली की थी। और निषेच अवधि कब होती है। अगला, शुक्रवाहक उच्छेदन नलिका उच्छेदन को जन सामान्य किस नाम से जाना जाता है। अगला, MTP को सगर्भता की अवधि
तक अपेक्षाकृत अधिक सुरक्षित माना जाता है। सातों क्वेश्चन एक बार ध्यान से देख लीजिए, इसके आंसर मैं बताने जा रहा हूँ। सातों क्वेश्चन देख लीजिए, सातों क्वेश्चन फिर एक बार देख लीजिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और पूरी वीडियो यहाँ पर है महामैराथन के रूप में। जनन स्वास्थ्य की पहला का उत्तर, प्रसव के बाद 4 से 6 माह तक जब स्त्री शिशु को पूर्णतः स्तनपान कराती है तब प्रायः अंडोत्सर्ग या आवर्त चक्र नहीं होते। इसी को स्तनपान अनावर्त कहते हैं। इसी को स्तनपान अनावर्त कहा जाता है ना, अनावर्तन कहा जाता है। दूसरे का आंसर है प्रोजेस्टेरोन तथा एस्ट्रोजन हार्मोन्स का संयोजन। तीसरे का आंसर है केंद्रीय अनुसंधान संस्थान CDRI लखनऊ ने जो है गर्भनिरोधक गोली का आविष्कार किया था। CDRI ने जिस गोली का आविष्कार किया था उसका नाम था गैर स्टेरॉइडल गोली, जिसका नाम था सहेली। माहवारी के 10वें से 17वें दिन के बीच, ठीक है। अब अगला, क्रमशः पुरुष नसबंदी महिला नसबंदी जो है क्या होता है। पुरुष नसबंदी महिला नसबंदी ये जनसंख्या से बचने के उपाय होते हैं। 12 सप्ताह या 3 महीने तक का जो है क्या होता है, 12 सप्ताह या 3 महीने तक का क्या हो सकता है भाई, 12 सप्ताह या 3 महीने तक का हो सकता है। MTP अपेक्षाकृत सुरक्षित माना जाता है। आगे देखिए अगला, लैंगिक संचरित रोग। इससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं बोर्ड में। लैंगिक संचरित रोग, लैंगिक संचरित रोग संक्रामक रोग है जो संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ मनुष्य लैंगिक संभोग या मौखिक लैंगिक स्पर्श से उत्पन्न होते हैं, परंतु इनके संक्रमण का मुख्यतः कारण असुरक्षित यौन संबंध बनाना है। परंतु आज रोगाणुओं प्रतिरोधक हो जाने के कारण ये अधिक घातक हो गए हैं, क्योंकि इनके रोगाणुओं के प्रति प्रतिजैविक नियंत्रण नहीं कर पाते हैं। इसके लिए बचाव ही इन रोगों से बचने का सबसे सरल और सस्ता उपाय है। लैंगिक संचयित रोग से रोगियों में प्रारंभ में स्पष्ट लक्षण प्रकट नहीं होते हैं, परंतु जब लक्षण प्रकट होते हैं तब बीमारी बहुत बढ़ चुकी होती है। इसके लिए साइलेंट इन्फेक्शंस भी कहते हैं लैंगिक संचरण रोग में। इसे अंतर्राष्ट्रीय रोग इंटरनेशनल डिसीज भी कहा जाता है। पूर्व इन्हें गुप्त रोग हाँ वेनेरियल डिसीज भी कहा जाता है। इन्हें यौन रोग कहते हैं। वेनेरियल शब्द का इस्तेमाल वीनस से बना, जिसका अर्थ होता है गॉडेस ऑफ लव, अर्थात प्यार की देवी, ठीक है ना। एड्स एक प्रमुख लैंगिक संचयित रोग है। एड्स AIDS एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम क्या है, एक प्रमुख लैंगिक संचयित रोग है। इसका अध्ययन 8वें अध्याय में किया गया है। कुछ अन्य लैंगिक संचयित रोगों का विवरण निम्नलिखित इस प्रकार है। पहला है गोनोरिया, पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट है। गोनोरिया को सुजाक भी कहा जाता है हिंदी में, अंग्रेजी शब्द गोनोरिया। यह जीवाणु जनित लैंगिक संसर्ग रोग है जो नाइसेरिया गोनोरिया नामक जीवाणु से होता है। इस जीवाणु की खोज ALS निसर ने की थी। संचरण इसका कैसे होता है, इसका संचरण रोगी के लैंगिक संबंध बनाने पर स्वस्थ व्यक्ति में हो जाता है। 2 से 10 दिन में यह लक्षण प्रकट होने लगते हैं। लक्षण, मूत्र मार्ग में जलन होती है, स्वेद सफेद रंग का या द्रव का जो है स्राव होता है। अगला, मूत्र करते समय जलन उत्पन्न होती है, बर्थोलिन ग्रंथि में सूजन आ जाती है। तीसरा, यह मादा में बांध्यता उत्पन्न हो जाती है। मासिक चक्र में व्यवधान उत्पन्न करते हैं रोग। बचाव, सुरक्षित यौन संबंध रोगी के संपर्क में न आए, सुरक्षित यौन संपर्क और रोगी संपर्क में न आए। सुजाक के उपचार के लिए सल्फोनामाइड व स्पेक्टिनोमाइसिन टेट्रासाइक्लिन आदि औषधि का उपयोग किया जाना चाहिए। उसके बाद दूसरा रोग है क्लेमाइडिया, यह भी जीवाणु जनित लैंगिक रोग है। एक गोनोरिया और दूसरा क्लेमाइडिया रोग है जो क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस नामक जीवाणु द्वारा फैलाया जाता है। संचरण, यह भी रोगी के साथ स्वस्थ व्यक्ति को असुरक्षित यौन संबंधों से फैलता है। क्लेमाइडिया के लक्षण देख लेते हैं। चलिए, क्लेमाइडिया के लक्षण देखिए। लक्षण, मूत्र में गाढ़ा मवाद जैसा द्रव निकलना, इसलिए नर में मूत्र उत्सर्जन
में दर्द होता है। मादाओं में इसके कारण सर्विक्स मूत्र मार्ग में जलन होती है तथा गर्भाशय में सूजन आ जाती है और यह सबसे अधिक पाई जाने वाली एसटीडी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है, मतलब लैंगिक संसर्ग रोग है। बचाव, रोगी के साथ यौन संबंध ना बनाएं। सिफिलिस रोग, अगला रोग क्लेमाइडिया के बाद अगला रोग कौन सा? सिफिलिस। गोनोरिया, क्लेमाइडिया और सिफिलिस। सिफिलिस रोग देखिए, यह भी जीवाणु जनित लैंगिक संसर्ग रोग है जो ट्रोपिनिमा पैलिडम नामक जीवाणु से फैलता है। इसे फ्रेंच रोग या फ्रेंच पॉक्स भी कहते हैं। संचरण, रोगी के साथ असुरक्षित यौन संबंध संक्रमित माता के बच्चे में होता है। आगे देखिएगा, इसकी 3 अवस्थाएं होती हैं जिसके लक्षण निम्न प्रकार हैं। प्राथमिक अवस्था, इसमें जनन मार्ग में जीवाणु अधिकता के कारण शुष्कता आ जाती है, इससे पीड़ादायी होती है और जिसे कैंसर भी कहा जाता है। कैंसर नहीं है ये, कैंसर भी कहा जाता है। और साथ ही ये शिश्न योनि बाह्य जननांगों में बैंगनी रंग के व्रण या घाव और उत्पन्न हो जाते हैं इससे, ठीक है ना। इसकी द्वितीयक अवस्था देखिए, द्वितीयक अवस्था, इसमें जिह्वा, गाल व मसूड़े पर सफ़ेद दाग उत्पन्न हो जाते हैं और यह हल्का बुखार आने लगता है और भूख नहीं लगती है। तीसरी अवस्था इसकी क्या है? इसमें जीवाणु हृदय, मस्तिष्क, अन्य आंतरिक अंगों तक फैलने लगते हैं तथा मानसिक सामान्यतः पक्षाघात, पैरालिसिस हो जाता है। संपूर्ण शरीर पर मस्से या घाव उत्पन्न हो जाते हैं, दांतों पर विशेषकर चिन्ह बन जाते हैं और जिसके कारण हटकिंसंस दांत हो जाते हैं, ठीक है ना। चौथा, जेनिटल हर्पीस, अगला रोग है जेनिटल हर्पीस रोग। हर्पीस यह वायरल जनित एसटीडी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज है जो हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस के द्वारा हो जाती है। संचर, रोगी के साथ असुरक्षित यौन संबंध से फैलती है। लक्षण, मूत्र मार्ग में श्वेत द्रव का स्राव होना। अगला, मार्ग में जलन और मूत्रोत्सर्ग दर्द होना। बगलों में लसिका ग्रंथियों में सूजन आ जाना, ठीक है ना। बचाव, रोगी के साथ यौन संबंध ना रखें। चलिए, एक यहाँ चार्ट बनाया गया है, थोड़ा लंबा चार्ट है, इसको आप जो है देखिएगा। एड्स कारक, HIV, बुखार व कमजोरी व संक्रमण। बचाव, संक्रमित व्यक्ति से यौन संबंध ना रखें और जांच क्या, एड्स की जांच को क्या कहते हैं? एलिसा। अगला है क्लेमाइडिया, क्लेमाइडियसिस इसे कहते हैं। क्लेमाइडिया ट्राइकोसिस जीवाणु कारण होता है। मूत्र मार्ग में मवाद जैसे पदार्थ का आना, मूत्र मार्ग उत्सर्जन में दर्द व जलन होना, ठीक है ना। और इसमें क्या है? संक्रमित व्यक्ति से यौन संबंध ना रखें और स्रावित द्रव की जांच से ये पता चलता है। उसके बाद है क्लेमाइडिस, ये तो हो गया। जेनिटल हर्पीस, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस, बगलों की लसिका ग्रंथियों में गांठ का होना, शिश्न मुंड पर फफोले होना, ठीक है ना। आगे, संक्रमित व्यक्ति से यौन संबंध ना रखें, इसमें बचाव है। प्रतिजन की जांच PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से जांच इसकी होती है। अगला है जेनेटाइल मस्सा, जेनाइटल मस्सा, इसमें मानव पैपिलोमा वायरस कारण होता है। इसमें गुदा के आसपास मस्से बन जाते हैं। संक्रमित व्यक्ति यौन संबंध ना रखे इसमें। और HPV प्रतिजन पहचान संवर्धन, इसमें इसकी जांच होती है। उसके बाद गोनोरिया या सुजाक रोग। गोनोरिया या सुजाक रोग देखिएगा, नाइसेरिया गोनोरिया जीवाणु जनन मार्ग में म्यूकस का स्राव, जोड़ों में दर्द, स्त्रियों में बांध्यता जैसे रोग हो जाते हैं। अगला इसमें क्या बचाव है? संक्रमित व्यक्ति के साथ यौन संबंध ना रखें। ग्राम स्टेनिंग जीवाणु द्वारा इसकी जांच होती है, ठीक है ना। अगला सिफिलिस, सिफिलिस देखिएगा, सिफिलिस ट्रेपोनिमा पैलिडम नामक जीवाणु है। शिश्नवा योनि पर छोटे छोटे दाने उत्पन्न हो जाते हैं। बचाव है, संक्रमित व्यक्ति के साथ यौन संबंध ना रखें। और फिर जांच इसकी जो है प्रतिरक्षी जांच इसकी है। कौन सी जांच है? प्रतिरक्षी जांच इसकी है। आगे देखिए, चैनक्राइडस या फिर कॉन्कॉइड, ये हीमोफिलिस ड्यूकाइड जीवाणु कारण होता है। दुर्गंध युक्त स्राव एवं घाव जननांगों से संक्रमित व्यक्ति के साथ यौन संबंध ना रखें, इसमें प्रतिजन की जांच होती है, ठीक है। अगला है
हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी एक वायरस के कारण होता है जिसका नाम ही हेपेटाइटिस बी है। थकान, लगातार हल्का बुखार, पीलिया व पेट दर्द। संक्रमित व्यक्ति के साथ यौन संबंध ना रखें। मूत्र व रक्त की जांच इसमें होता है, ठीक है ना। उसके बाद है वेजाइनाइटिस या हर्पीज या जेनाइटिलिस। इसमें गार्नेरेला वेजाइनालिस नामक जो है विषाणु कार्य करता है। मादा की योनि में सफ़ेद द्रव का स्राव होना। संक्रमित व्यक्ति से यौन संबंध ना रखें, ठीक है। और आगे यौन संबंध ना रखें, आगे देखिएगा कोंकाइलोमा। कोंकाइलोमा एक्यूमिनेटम, ठीक है। यह पेपुआ विषाणु कारण होता है। मादा की योनि से श्वेत द्रव का स्राव होता है। संक्रमित व्यक्ति से यौन संबंध ना रखें और मूत्र की जांच होती है इसमें। मोलस्कम कांटाजियोसम पॉक्स डीएनए विषाणु। खुजली व बुखार होता है इसमें। संक्रमित व्यक्ति से यौन संबंध ना रखें, रक्त की जांच इसमें भी होता है। ट्राइकोमोनिसिस या ट्राइकोमोनास वेजाइनिस, योनि से हरा पीला रक्त का स्राव होता है, पदार्थ का स्राव होता है। संक्रमित व्यक्ति से यौन संबंध ना रखें, मूत्र की जांच इसमें भी होती है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। देखिएगा जनन या मस्सा, पांचवा रोग। यह भी वायरस जनित एसटीडी रोग है जो पैपिलोमा विषाणु का उत्पन्न होता है। संचरण, संक्रमित, अभी से पहले जो आपने चार्ट पढ़ा ना उससे संबंधित है ये। थोड़ा मैं फास्ट चल रहा हूँ, बहुत कुछ समझाने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो वैसे भी 1 घंटे की हो चुकी है, तो कि यहाँ पर जो है आपको अभी बहुत कुछ बताना, ठीक है ना। इसलिए थोड़ा आप पूरी वीडियो आप एक इत्मीनान से बैठ कर देखिए, ठीक है। यह भी वायरस जनित एसटीडी रोग है। इसमें मानव पैपिलोमा विषाणु द्वारा उत्पन्न किया जाता है। संचरण, संक्रमित व्यक्ति से असुरक्षित यौन संबंध। लक्षण, इसमें लिंग, गुदा, लिंग, योनि समीप मस्से बन जाते हैं। अधिक बढ़ने पर अंगों में कैंसर भी उत्पन्न हो जाता है। बचाव, संक्रमित व्यक्ति के साथ यौन संबंध ना बनाएं, ठीक है ना। अगला ट्राइकोमोनियसिस। ट्राइकोमोनास वेजाइनलिसिस नामक प्रोटोजोआ जंतु द्वारा उत्पन्न किया जाता है। देखिए संचरण, संक्रमित नर से मादा में फैलता है। लक्षण, इसमें मादा मूत्र मार्ग में सूजन आ जाती है तथा श्वेत द्रव का स्राव होता है जिससे जलन होती है, परंतु नर में प्राय इसके लक्षण प्रकट नहीं होते हैं। बचाव, संक्रमित व्यक्ति से यौन संबंध नहीं बनाने चाहिए। चैनक्राइडस, इसमें हीमोफिलस ड्यूकी रोग नामक रोगाणु से फैलता है। इसमें HIV, एड्स, हेपेटाइटिस बी संक्रमण मुख्य रूप से घातक और निम्नलिखित फैलते हैं। संक्रमित व्यक्ति के साथ संभोग या फिर असुरक्षित यौन संबंध बनाने से, संक्रमित व्यक्ति द्वारा काम में ली गई सुइयों का टीकों का इस्तेमाल करने से, शल्य चिकित्सा को बिना साफ किए इस्तेमाल करने से, और संक्रमित रक्तावधान मतलब रक्त चढ़वाने से, इन सब रोगों का क्या होता है, इन सब रोगों का प्रसार होता है, ठीक है ना। यह देखिए कि HIV, एड्स, हेपेटाइटिस बी जननिक परिसर्प रोगों में कोई उपचार नहीं है, इनसे सिर्फ बचाव ही संभव है। अधिकांश लैंगिक रोगों के लक्षण सामान्य होते हैं, जैसे जननांगों की खुजली, पेशाब करते वक्त दर्द, जिन्हें व्यक्ति हल्का समझकर ध्यान नहीं देता है। दूसरा, लैंगिक रोगों में हमारे समाज में अच्छा नहीं माना जाता है, इसलिए लोग इसे छुपा कर रखते हैं, जल्द ही उपचार नहीं कराते हैं। यही कारण है कि यह धीरे धीरे बढ़ते चले जाते हैं ना, और फिर गंभीर समस्या पैदा करते हैं। इससे जनन मार्ग का कैंसर और श्रेणी सोथज रोग, मातृ शिशु जन्म देना, गर्भपात, अस्थानिक सगर्भता आदि जैसी स्थितियां पैदा होती हैं। इसलिए लैंगिक रोगों को छुपाना नहीं चाहिए, तुरंत ही उपचार कराना चाहिए, नहीं तो इसकी जटिलताएं बड़ी समस्या उत्पन्न कर देती हैं। लैंगिक संचयित रोगों वैसे तो किसी भी आयु के व्यक्तियों को हो सकते हैं, परंतु 15 से 24 वर्ष की आयु के लोगों में इसकी संभावना सबसे अधिक होती है। तब कुछ सावधानियां रखी जाए तो बचा जा सकता है। पहला, अनजान व्यक्ति के साथ यौन संबंध ना बनाएं। दूसरा, यदि अनजान व्यक्ति से यौन संबंध बनाए तो सदैव निरोध का उपयोग करें, कॉन्डोम्स का। तीसरा, सामान्य लक्षण प्रकट होने पर तुरंत डॉक्टर सलाह लें। चौथा, अपने लैंगिक अंगों को नियमित रूप से नहाते वक्त साफ करें, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं।
साफ करें। अब आ जाइए बांध्यता पर। बांध्यता जिसको कहते हैं इनफर्टिलिटी, बांध्यता। जनन स्वास्थ्य का सबसे महत्वपूर्ण पहलू बांध्यता है। वह स्थिति है जिसमें दंपत्ति गर्भधारण करना चाहते हैं तो परंतु उन्मुक्त मैथुन सहवास करने के पश्चात भी ऐसा नहीं हो पाता है। भारत में बांध्यता के लिए केवल स्त्री को ही जिम्मेदार माना जाता है, जबकि इसमें स्त्री पुरुष दोनों की ही जिम्मेदार हो सकते हैं। रोग जन्य, जन्मजात, औषधिक, मनोवैज्ञानिक या प्रतिरक्षात्मक कारणों से हो सकती है। कुछ सामान्य विकारों को बांध्यता क्लिनिक के विशेषज्ञ अपने जांचों व उपचार में दूर कर बच्चा पैदा करने के लिए सफल हो सकते हैं, परंतु जब विकार को दूर करना संभव ना हो तो कुछ विशिष्ट तकनीकें जैसे सहायक प्रौद्योगिकियाँ, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज ART द्वारा ठीक किया जाता है। इसके लिए निम्न विधियों का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले पात्र निषेचन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बोर्ड में पूछा गया। पात्र निषेचन मतलब परख नली शिशु। इसे टेस्ट ट्यूब बेबी या IVF तकनीकी, IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या पात्र निषेचन प्रक्रिया कहा जाता है। IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना। इस विधि में शुक्राणु अंडाणु के बीच निषेचन क्रिया शरीर के अंदर जैसी परिस्थितियों को उत्पन्न करके शरीर के बाहर एक परख नली में कराई जाती है, इसलिए इसे टेस्ट ट्यूब विधि नाम दिया जाता है। इसमें पत्नी दाता स्त्री से अंडाणु लिया जाता है, पुरुष से शुक्राणु लेकर प्रयोगशाला में ला करके और एक परख नली में जो है दोनों के युग्मनज तैयार किया जाता है। इसी युग्मनज को पत्नी के गर्भाशय में जो भ्रूण बन जाता है तो पत्नी के गर्भाशय में इसे फिर से स्थानांतरित कर दिया जाता है। इसकी दो विधियां हैं। पहला अंतर्डिंबवाहिनी स्थानांतरण, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन IF जिसको हम कहते हैं जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर ना, इसको डिंबवाहिनी स्थानांतरण जिप्ट कहा जाता है। जिप्ट, ZIFT, जिप्ट का मतलब होता है कि जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर ना। इसमें युग्मनज या 8 ब्लास्टोमेयर तक के भ्रूण को फैलोपियन नलिका में स्थानांतरित किया जाता है। जब भ्रूण 8 कोशिकी हो जाता है तो उसे जो है फैलोपियन ट्यूब में स्थानांतरित किया जाता है। दूसरा है इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, है ना, इसको IUT कहा जाता है और इसमें 8 ब्लास्टोमेयर से अधिक भ्रूण को सीधे गर्भाशय में स्थानांतरित किया जाता है। यहाँ आगे परिवर्धन हो जाता है। उसके बाद जीव निषेचन है, इन विवो फर्टिलाइजेशन। यह विधि उन महिलाओं के लिए कारगर है जिसमें गर्भधारण करने की समस्या होती है, जिसमें युग्मकों की संलयन की स्त्री के अंदर होती है। ऐसी महिलाएं जो संभोग नहीं कर पाती हैं, जिसमें यह विधि प्रभावी होती है। उसके बाद है अगला युग्मक फैलोपियन नलिका स्थानांतरण, इसको गिफ्ट कहा जाता है, GIFT कहा जाता है, गिफ्ट, ठीक है। और इसमें कहते हैं गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। कह रहा कि यह उन महिलाओं के लिए उपयोगी है जो अंडाणु का निर्माण नहीं कर सकती परंतु निषेचन भ्रूण के परिपक्वन में सक्षम होती हैं, ठीक है ना। तो इसमें दाता से अंडाणु लेकर स्त्री को फैलोपियन नलिका में स्थानांतरित कर दिया जाता है, जहां निषेचन प्राकृतिक रूप से होता है। उसके बाद अंतःकोशिकीय शुक्राणु निषेचन, इसको ICST कहा जाता है, ICST, है ना, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन ना। इस तरह के इसमें शुक्राणु को सीधे अंडे के अंदर पहुंचा दिया जाता है। उसके बाद एक है अंतःगर्भाशय वीर्यसेचन, इसको कहते हैं यूटेराइन इंसेमिनेशन, IUI, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसे AI मतलब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन भी कहा जाता है। इस विधि में उन नर के लिए काम ली जाती है जो प्राकृतिक रूप से वीर्य शुक्राणु को स्त्री की योनि में नहीं पहुंचा पाते हैं। इसके लिए वीर्य में शुक्राणु की संख्या कम होती है, तो ना ऐसी स्थिति में इस विधि में पति या स्वस्थ दाता वीर्य को कृत्रिम रूप से मादा की योनि में पहुंचा दिया जाता है और यहाँ अंतः गर्भाशय वीर्यसेचन IUI कहलाती है।
इस तकनीक की विधियां अत्यधिक जटिल है। इसके लिए विशेषज्ञ व्यावसायिक डॉक्टरों की आवश्यकता होती है तथा संपूर्ण क्रिया सावधानी या शुद्धता से कराई जाती है, जिसमें छोटी सी त्रुटि भी समस्या पैदा कर देती है। ये विधियां बहुत महंगी हैं, इसलिए सीमित लोग ही इसके खर्च को वहन कर सकते हैं। अगला, इसमें चुनिंदा शहरों में ही ये विधियां उपलब्ध हैं। तीसरा, इन विधियों में अपनाने धार्मिक सामाजिक कारक भी विवाद उत्पन्न करते हैं। अगला, भारत के विशाल राष्ट्र है जहाँ करोड़ों बच्चे अनाथालयों में रह रहे हैं और बहुतों को तो अनाथालय भी नसीब नहीं है। वे सही देखभाल के अभाव में ही मर जाते हैं। ऐसे निसंतान दंपत्ति को संतान चाहिए तो क्यों नहीं वे इन अनाथों को अपना बना ले, जबकि हमारे देश के कानून भी वैधानिक रूप से बच्चों को गोद लेने देने की अनुमति देता है। अगला, बहुत से दंपतियों ने इस ओर कदम बढ़ाया है, परंतु वे हमारे पारिवारिक सामाजिक धार्मिक और बंधनों के ऊपर उठते हुए बच्चों को गोद लेना चाहिए। यह निसंतानों के लिए संतान प्राप्त सबसे अच्छा तरीका है। देखिए, कुछ प्रश्न है यहाँ पर, जहाँ के आपसे बोर्ड में इस तरह के प्रश्न आएंगे, उसके उत्तर भी नीचे हैं। प्रश्न पहला है कि संदूषित रक्त संचारित होने वाले STD सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज के नाम लिखिए। ठीक है। दूसरा, एड्स है, एक आपका एक गोनोरिया है, ठीक है, सिफिलिस है, ऐसे बहुत सारे रोग हैं। किन्हीं दो जीवाणु जनित यौन संचारित STD के नाम लिखिए, गोनोरिया और सिफिलिस। उन यौन संचारित रोगों के नाम बताइए जिनका पूर्णतया उपचार करना संभव नहीं है, केवल उपचारहीन का बचाव। एक एड्स है, एक एड्स है, और क्या है, एक एड्स इसका एक हो सकता है, और एक क्लेमाइडिस हो सकता है। जिन बाध्यताओं समाधान स्वास्थ्य सेवा इकाइयों को बाध्यता क्लिनिक आदि संभव नहीं है, कुछ विशेष तकनीकों द्वारा संतान उत्पन्न कराई जाती है, किस नाम से जाना जाता है? IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। पात्रे निषेचन IVF में बने 8 कोष की अवस्था तक भ्रूण को स्त्री जन में कौन से भाग में स्थानांतरित कर दिया जाता है? इस तकनीक को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है। अगला, जननांग में खुजली आना, हल्का दर्द होना, सूजन तथा तरल स्राव आदि आना किसके लक्षण सूचक है? देखिए, यहाँ इसके उत्तर हैं हेपेटाइटिस B और एड्स जो है यौन संचित रोग है। सुजाक, गोनोरिया, सिफिलिस 2 यौन संचित रोग हैं। AIDS एड्स, यकृत B जननिक परिसर है। सहायक जनन प्रौद्योगिकी ART, और उसके बाद जो है अंडवाहिनी में जिप्ट युग्मनज डिंबवाहिनी स्थानांतरण यौन संचित रोग संक्रमण का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। अगले क्वेश्चन में जाते हैं। अध्याय में सूक्ष्म शब्दों का उपयोग। WHO जो हुआ है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, देख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो बोर्ड में बार बार पूछा गया है। ठीक है ना, इनके आपसे बहुत इनके आपके फुल फॉर्म पूछे जाएंगे। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। STD सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, लैंगिक संसर्ग रोग। उसके बाद है एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम। उसके बाद है CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। उसके बाद है MMR, हाँ, मैटरनल। उसके बाद मोर्टिलिटी रेट, मातृ मृत्यु दर। उसके बाद IMR, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, मतलब शिशु मृत्यु दर। ठीक है, सारे फुल फॉर्म देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे देखिए, RCH, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। उसके बाद IUD, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। MTP, मेडिकल ट्रांसमिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। उसके बाद VD, हाँ, वेनरल डिसीज, रजित रोग। उसके बाद RTI, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। उसके बाद है HIV, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस। उसके बाद है PID, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज। उसके बाद है ART, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, सहायक प्रौद्योगिकी। ठीक है, उसके बाद चलते हैं आगे। IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, पात्र निषेचन। ET, एम्ब्रियो ट्रांसफर, भ्रूण स्थानांतर। जिप्ट, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद है IUT, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। उसके बाद है जिप्ट, गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। उसके बाद ICSI,
इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ठीक है। अंतःकोशिकी कोशिका शुक्राणु निषेचन, AI आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, कृत्रिम विरसेचन, IUI इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, अंतःगर्भाशय विरसेचन, ठीक है। ये उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे चलिए, शब्दावलियां। बाध्यता, 2 वर्ष तक स्वतंत्र असुरक्षित सहवास गर्भनिरोधक की अनुपस्थिति में उपरांत भी यदि गर्भधारण नहीं हो पाता है तो ऐसी स्थिति को बाध्यता कहते हैं। शुक्रवाहिकोच्छेदन, नर में वृषण से निकलने वाली शुक्रवाहिका का छोटा सा भाग काट कर निकाल देना, वलित कर उसे बांध कर शुक्राणुओं को अंडाणु तक पहुंचने से रोक देना शुक्रवाहिका छेदन यानी पुरुष नसबंदी कहलाती है, ठीक है। आइए मादा नसबंदी जानते हैं, ट्यूबेक्टोटॉमी। मादा अंडवाहिनी के छोटे से भाग को काट कर निकाल देना और वलित कर उसे बांध कर अंडाणु को शुक्राणु से मिलने से रोकने की शल्य क्रिया डिंबवाहिकोच्छेदन कहलाती है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। ये सब इसी में है, NCERT के हल किए गए प्रश्न। समाज में उसके बाद अगला जो है, समाज में जनन स्वास्थ्य के महत्व के बारे में अपने विचार प्रकट कीजिए। ये क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जाएगा, तो प्रश्न और उत्तर देखिएगा। उत्तर इसका है कि एक समाज या देश में लोगों के स्वास्थ्य में जनन स्वास्थ्य का बड़ा महत्व होता है। एक समय था जब हमारे देश में शिशु जन्म दर, मातृ जन्म दर बहुत अधिक थी, परंतु स्वास्थ्य संगठनों WHO के प्रयासों ने माँ शिशु की जन्म दर में आश्चर्यजनक कमी की है। अब हमारी जननक्षम आने वाली पीढ़ी को जागरूक बनाकर जनन संबंधी समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हैं, एक स्वस्थ समाज का निर्माण करना चाहते हैं। इस लक्ष्य को पाने के लिए हमें योग्य प्रशिक्षित व्यक्तियों की उपयोगी भौतिक सामग्री की भी आवश्यकता होती है, जो हमारी सरकारें हमें समय समय पर उपलब्ध करा रही हैं। एक समय था जब हमारा लक्ष्य केवल जनसंख्या वृद्धि दर को कम करना था, परंतु अब हम सगर्भता, प्रसव, जच्चा बच्चा देखभाल, गर्भपात, गर्भ निरोधक यौन संचयित रोगों का ऋतुस्राव, महामारी, बांझपन, बाध्यता आदि जैसी जानकारी योग्य प्रशिक्षित व्यक्तियों से द्वारा गांव-गांव, शहर-शहर तक पहुंचा रहे हैं। आज हमारे सभ्य समाज में कन्या भ्रूण हत्या जैसी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। जो व्यक्ति सोनोग्राफी और उल्बेधन, एम्ब्रियोस्टेंसिस जैसी तकनीकों से भ्रूण लिंग का अनुपात पता कर रहे हैं, कन्या भ्रूण जैसी समस्याओं को नष्ट कर रहे हैं, ठीक ना। मतलब ये जो प्रश्न आ रहे हैं, जितने अध्याय अभी आपने पढ़े हैं, उन सभी से प्रश्न आ रहे हैं। एक बार आप प्रश्नों को देख लीजिए। मैं सारे प्रश्नों को आप उत्तर तो यहाँ देना जो है पूरे चैप्टर के अंतर्गत आ गए हैं। जनन स्वास्थ्य के उन पहलुओं को सुझाइए जिन पर आज परिदृश्य में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। तो यौन शिक्षा, परिवार नियोजन जानकारी, स्वास्थ्य के प्रति जानकारी है, ठीक है। क्या विद्यालय में यौन शिक्षा आवश्यक है? यदि हाँ तो क्यों? हाँ, विद्यालयों में यौन शिक्षा दी जानी चाहिए। इसके निम्न फायदे। इससे बच्चों को आने वाले अपने जननांगों के समय अनुसार होने वाले परिवर्तनों का सही जानकारी प्राप्त हो पाएगी। और नंबर 2, जनन अंगों की सफाई देखभाल के प्रति सजग, रोगों से बचाव होगा। STD सेक्सुअली ट्रांसमिटेड रोग के बारे में बच्चे जान पाएंगे, वैवाहिक जीवन के लिए परिपक्व हो पाएंगे और परिवार नियोजन, स्वास्थ्य, लैंगिक संबंधों के बारे में जान पाएंगे। बच्चों को गलत रास्ते पर जाने से, गलत धारणाओं से बचाएगी है और यह यौनावस्था में होने वाले शारीरिक, मानसिक, व्यवहारिक परिवर्तनों का सही जानकारी दे पाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्या आप मानते हैं कि पिछले 50 वर्षों के दौरान हमारे देश के जनन स्वास्थ्य में सुधार हुआ है? यदि हाँ तो इस प्रकार के सुधार वाले कुछ क्षेत्र का वर्णन कीजिए। शिशु जन्म दर में कमी आई है, मातृ जन्म दर मृत्यु दर में शिशु मृत्यु दर में कमी आई है, मातृ मृत्यु दर में कमी आई है, जच्चा बच्चा देखभाल में वृद्धि हुई है, सरकारी अस्पतालों में मुक्त सुरक्षित प्रसव कराना, गर्भवती महिला के खान पान में सुधार, जनसंख्या वृद्धि दर में कमी
और STD सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज का फैलना कम हुआ है। जनसंख्या विस्फोट के कारण मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो पहला मृत्यु दर में कमी जनसंख्या विस्फोट का कारण है, यानी तेजी से जनसंख्या बढ़ने का कारण है। असुरक्षित स्वास्थ्य सुविधाओं में वृद्धि और बाल विवाह, गर्भ निरोधकों के प्रति लोगों की निराशा, अनाकर्षण होना और छोटे परिवार के फायदों को ना समझ पाना, ये जनसंख्या वृद्धि के सबसे बड़े कारण है। क्या गर्भ निरोधक का उपयोग न्यायोचित है? कारण बताइए। हाँ, यह न्यायोचित है। क्यों भाई गर्भ निरोधक उपयोग करना चाहिए? इससे परिवारों को सीमित किया जा सकता है, उनकी सुविधाओं में वृद्धि हो सकती है, 2 बच्चों के बीच अंतराल रखा जा सकता है, STD सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज से बचा जा सकता है, जनसंख्या वृद्धि दर को कम कर देते हैं और परिवार, समाज व देश की समृद्धि में सहयोग दे सकते हैं, जनसंख्या वृद्धि को कम करते हैं। जनन ग्रंथि को हटाना गर्भ निरोधकों का विकल्प नहीं माना जा सकता है। क्यों? क्योंकि इससे अस्थायी रूप से व्यक्ति जनन क्रिया को खो देता है और यदि किसी कारणवश अपने बच्चों को खो दे तो पुनः अपनी जनन क्षमता ग्रहण नहीं कर सकता। ठीक है ना। इसके अतिरिक्त प्राकृतिक क्रिया को समाप्त होने के फलस्वरूप कई पार्श्व प्रभाव उत्पन्न हो जाते हैं। उल्बेधन एक घातक लिंग निर्धारण की जांच प्रक्रिया है जो हमारे देश में अनिषेधित है। क्या आवश्यक होना चाहिए? टिप्पणी लिखिए। प्रश्न है, इसका उत्तर हाँ, इसमें लिंग निर्धारण की पूरी निषेचित होना चाहिए, क्योंकि निषेधित होना चाहिए। बालिका भ्रूण हत्या की संभावना बढ़ जाती है इससे। नंबर 2, इसके कारण समाज का लिंगानुपात बिगड़ता है। अगला प्रश्न है, बांध दंपतियों को संतान पाने हेतु सहायता देने वाली कुछ विधियां बताइए। पहला है पात्रे निषेचन, IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन परखने शिशु, इसके बाद जिप्ट गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर ICSI और AF है आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन। अगला है क्वेश्चन, किसी व्यक्ति को यौन संचालित रोगों संपर्क में आने से बचने के लिए कौन से उपाय अपनाने चाहिए? तो इसका उत्तर होगा नंबर 1, अनजान व्यक्तियों के साथ यौन संबंध ना बनाएं। यदि अनजान व्यक्ति के साथ यौन संबंध बनाए तो सदैव जो है निरोध का उपयोग करें। अगला तीसरा, सामान्य लक्षण प्रकट होने पर तुरंत डॉक्टर की सलाह और उपचार लें। चौथा, लैंगिक अंगों को नियमित रूप से नहाते वक्त साफ करें। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न वाक्य सही या गलत सहित व्याख्या बताइए। का गर्भपात स्वतः भी हो सकता है। खा बाध्यता को जीवन सक्षम संतति ना पैदा कर पाने की अयोग्यता के रूप में परिभाषित किया गया है। यह सदैव स्त्री की असामान्यताओं दोषों का कारण होती है। और गा एक प्राकृतिक गर्भरोधक उपाय के रूप में शिशु को पूर्णतया स्तनपान कराना सहायक होता है। घा लोगों के जनन स्वास्थ्य सुधार हेतु यौन संबंधित पहलुओं के बारे में जागरूकता पैदा करना एक प्रभावी उपाय है। चलिए सही देखिए, हार्मोन से श्रावण के संतुलन असंतुलन या एंडोमेट्रियन से। उसके बाद आगे बढ़िए। अतिरिक्त स्राव, उसके बाद एंडोमेट्रियम कमी आई संभावनाओं से। एंडोमेट्रियम में स्राव में कमी की वृद्धि, किसी दवा का पार्श्व प्रभाव आदि। अगला खा है गलत है। इसका कारण स्त्री पुरुष दोनों हो सकते हैं, क्योंकि जनन क्रिया में दोनों सही होने पर ही पूर्ण होती है। यदि पुरुष में शुक्राणु नहीं बनते हैं, कम बनते हैं तो गतिशील कम होते हैं, तो यह क्रिया पुरुष में भी कमी आ सकती है। बाध्यता के कारण के लिए महिला एवं पुरुष दोनों जिम्मेदार है। गा सही बात है। रजोधर्म नहीं आती, परंतु इस विधि में शिशु को जन्म से अधिक 6 माह तक ही कारगर है। सही। जानकारी व फायदे पता होने पर जनन स्वास्थ्य में सुधार आता है। अगला, निम्नलिखित कथनों को सही करें। गर्भ निरोधक शल्य चिकित्सात्मक उपाय युग्मक बनने को रोकते हैं। दूसरा, सभी प्रकार के यौन संचित रोग पूरी तरह से उपचार योग्य हैं। तीसरा, ग्रामीण महिलाओं के बीच गर्भ निरोधक रूप में गोलियां पिल्स बहुत अधिक लोकप्रिय है। अगला, ET तकनीकी में भ्रूण को सदैव गर्भाशय में स्थानांतरित किया जाता है। का उत्तर है गर्भ निरोधक शल्य चिकित्सा उपाय
युग्मक संलयन रोकने के उपाय हैं। ख, सभी प्रकार के यौन संचितों पूरी तरह से उपचार योग्य नहीं है। ग, ग्रामीण विवाहित महिलाओं के बीच गंभीर गोलियों में से गोलियां बहुत अधिक लोकप्रिय हैं। अगला, ईटी तकनीकों में भ्रूण को सदैव गर्भाशय में स्थानांतरित नहीं किया जाता, कभी कभी इसे डिंबवाहिनी में भेजते हैं। ठीक है ना। अगला देखिएगा। अगला देखिएगा भाई आप लोग। अगला है सहेली और मालाडी में अंतर बताइए। इसका उत्तर क्या है? देखिए, इसमें स्टेरॉयड नहीं पाए जाते हैं। मालाडी में इसमें स्टेरॉयड बहुत स्टेरॉयड युक्त होती है। इसमें पार्श्व प्रभाव नहीं के बराबर होते हैं और मालाडी में इसमें पार्श्व प्रभाव बड़े हो सकते हैं। ठीक है। 5वां क्वेश्चन है, आईयूडी कितने प्रकार की होती है? आईयूडी कितने प्रकार की होती है? प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए। आईयूडी 3 प्रकार की होती है। पहला, औषधि रहित आईयूडी, इसको लिपेश लूप कहा जाता है। दूसरा, आईयूडी तांबा मोजक CuT और कापर 7 मल्टीलोड होती है। और तीसरा, हार्मोन्स मोचक आईयूडी, ये पोजेस्टॉर्स LNG-20 कहलाती है। छठवां, कापर टी किस प्रकार से गर्भनिरोधक की तरह कार्य करती है? तो कापर टी निकलने वाले कॉपर आयरन शुक्राणुओं के बीच भक्षकाणुओं की तरह कार्य करती है। इसमें उन्हें समाप्त कर देती है, जिससे शुक्राणु की गतिशीलता व निषेचन क्षमता समाप्त हो जाती है। वे अंडों का निषेचन नहीं कर पाते हैं। अगला, सहेली किस प्रकार से गर्भरोधक गोलियों की तरह कार्य करती है? तो अगला इसका उत्तर है, सहेली हार्मोन्स युक्त गर्भनिरोधक है, जिसमें इसके कार्य गर्भाशय ग्रीवा शुक्राणुओं को गर्भाशय में प्रवेश नहीं करने देती है और साथ ही ये गोलियां गर्भाशय में आरोपण की क्रिया को रोक देती हैं। इसके कारण गर्भाधान नहीं हो पाता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है 8वां, उन 3 स्थितियों को बताइए जिसमें कानूनजन सगर्भता का चिकित्सीय समापन संभव है। पहला, किसी भी महिला के साथ बलात्कार के कारण होने वाली सगर्भता। दूसरा, गर्भ निरोधकों के असफल होने के कारण उन्हें होने वाली सगर्भता, जैसे शुक्रवाहिका उच्छेदन पश्चात आदि सगर्भता। अगर लापरवाही किए जाने वाले असुरक्षित यौन संबंधों का उत्पन्न हुए रोग के कारण जो है समाप्त किया जा सकता। जीवाणु जनित किन्हीं 3 STD के नाम बताइए। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, गोनोरिया हो गया, सिफिलिस हो गया, क्लेमाइडिया होगा। ठीक है ना। अगला, ART सहायक जनन प्रौद्योगिकी ना, सहायक असिस्टेड जो है रिप्रोडक्शन और फिर टेक्नोलॉजी किसे कहते हैं? वे तकनीक जिसके द्वारा निसंतान दंपतियों को बच्चा उत्पन्न करने की क्षमता का विकास किया जाता है, उन्हें संतान उत्पन्न करने की परिस्थितियां बनाई जाती हैं। ऐसी तकनीकों को जो है हम इसको जो है सहायक जनन प्रौद्योगिकी ART कहते हैं। बाध्यता को परिभाषित कीजिए। बाध्यता किसे कहते हैं? 2 वर्ष स्वतंत्र असुरक्षित सहवास गर्भनिरोधक अनुपस्थिति के कारण भी यदि गर्भधारण नहीं हो पाता तो ऐसी स्थिति को बाध्यता कहा जाता है। शुक्रवाहिका विच्छेदन किसे कहते हैं बताइए? शुक्रवाहिका विच्छेदन किसे कहते हैं बताइए? तो देखिएगा, शुक्रवाहिका विच्छेदन नर में वृषण से निकलने वाली शुक्रवाहिका का छोटा सा भाग काटकर निकाल देना, वलित उसे बांध कर शुक्राणुओं या अंडाणु तक नहीं पहुंचने देना ही शुक्रवाहिका विच्छेदन वेसेक्टोटॉमी कहलाता है। सुजाक को उत्पन्न करने वाले जीव का नाम लिखें। सुजाक को नाइसेरिया गोनोरिया जीवाणु उत्पन्न करता है। कॉपर टी क्या है? यह एक अंतःगर्भाशयी युक्ति है, इसे डॉक्टर प्रशिक्षित नर्सों द्वारा योनि मार्ग या गर्भाशय में लगाया जाता है। यह तांबे की कैपिटल T आकृति की बनी है। यह कापर धन आयन छोड़ती है, जिससे कारण शुक्राणुओं की गतिशीलता निषेचन क्षमता कम कर देती है। अगला, उस जीवाणु का नाम बताइए जिसके कारण सिफिलिस रोग उत्पन्न होता है। ट्रैपोनिमा पैलिडम नामक जीवाणु के कारण जो है सिफिलिस रोग उत्पन्न होता है। जिप्ट और UID के शब्द का विस्तार बताइए। जिप्ट का पूरा नाम है जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर और जो है IUD का नाम है इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। ठीक है। अगला है, निम्न तकनीकें आपस में किस प्रकार से भिन्न है? सहेली और मल्टीलोड अभी आपको बताया इससे पहले। सहेली
प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन हार्मोन्स होता है। यह मुख के द्वारा खाई जाती है और शुक्राणु गतिशीलता को कम कर देती है। यह अंडोत्सर्ग के रोपण को भी रोकती है, जबकि मल्टीलोट 375 मादा की योनि में द्वारा गर्भाशय में मादा की योनि मार्ग द्वारा गर्भाशय तक लाई जाती है और यह कापर शुक्राणुओं की गतिशीलता को कम कर देती है। अगला क्वेश्चन है, गर्भ निरोधक की भौतिक विधियों का परिचय दीजिए। गर्भ निरोधक अंडाणु व शुक्राणु की भौतिक रूप से मिलने से। अंडाणु देखिए यहाँ कॉन्डोम है, यहाँ अन्य रबर है। चलिए, कॉन्डोम में स्त्री कॉन्डोम भी आता, पुरुष कॉन्डोम भी आता। रबर में बने रोधक जो डायाफ्राम होते हैं, वाल्व होते हैं। ये गर्भाशय की ग्रीवा में लगाई जाती है। बराबर उपयोग के बाद फेंकने होते हैं, इससे पुनः काम में लिया जा सकता है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। मुँह से खाई जाने वाली दो गर्भ निरोधक औषधियों के नाम लिखिए। सहेली और मालाडी मुँह से खाई जाने वाली दो गर्भ निरोधक औषधियाँ हैं। अगला क्वेश्चन, एसटीडी क्या होता है? एसटीडी का पूरा नाम क्या है? थोड़ा सा और रह गया है, मतलब 5 मिनट की क्लास। एसटीडी क्या होता है? मैथुन संभोग सहवास द्वारा संचित होने वाले संक्रमण यौन संचित रोग को रजित रोग या फिर वेनरल डिसीज या फिर एसटीडी कहा जाता है ना। एसटीडी कहा जाता है। जनन मार्ग में संक्रमण के कारण जो है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन के द्वारा आरटीआई के द्वारा फैलते हैं। ठीक है। अगला, स्त्री व पुरुषों में अस्थायी रूप से जन्म नियंत्रण की विधियों का वर्णन करिए। शल्य चिकित्सा विधियां, शुक्रवाहिका विच्छेदन, वेसेक्टोटॉमी। बार बार घूम घूम कोई प्रश्न आ रहा है। वेसेक्टोटॉमी, नर में वृषण के वृषण कोष में स्थित होते हैं जो शुक्रवाहिका छोटा सा भाग काटकर चित्र संख्या 4.2 के अनुसार निकाल दिया जाता है, वलित बांध दिया जाता है। इसे शुक्राणु जन्म मार्ग तक नहीं पहुंच पाते हैं। इसे क्या कहा जाता है? वेसेक्टोटॉमी। चूंकि शुक्रवाहिका से काटा जाता है इसलिए इसे शुक्रवाहिका विच्छेदन या वेसेक्टोटॉमी या पुरुष नसबंदी कहते हैं। नलिका विच्छेदन, नलिका, इसमें मादा के डिंबवाहिनी नलिका को उदर भाग से चीरा लगा करके डिंबवाहिनी का छोटा सा भाग काट देते हैं, इसे वलित भाग देते हैं, अंडाशय जनन मार्ग तक नहीं पहुंच पाते हैं। अगला, गर्भधारण को रोकने के लिए प्राकृतिक तरीकों की कमियां बताइए। इसके लिए माहवारी पूर्ण चक्र जानकारी दंपति को होनी चाहिए। इसमें संयम अत्यधिक आवश्यक होता है। अगला, बाध्यता को समझाइए और इसके उपचार में कौन तरीके हो सकते हैं। संक्षेप में, बाध्यता 2 वर्ष तक उन्मुक्त बिना किसी रोक टोक के जो है संभोग करने से गर्भाधान ना हो पाने की स्थिति को बाध्यता ही कहा जाता है। क्या कहता है? बाध्यता। आगे बढ़िए। देखिए, हमारे यहाँ बरसात हो रही है बच्चों, इसलिए आवाज़ में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। ठीक है। ऐसे कमरे में जहाँ पे बहुत ज़्यादा जो सुनाई दे रही है। अगला, सामान्य प्रकार की बाध्यता स्वास्थ्य सेवा इकाइयों जैसे बाध्यता क्लिनिक द्वारा दूर की जाती है। ठीक है। अगला, विशेष या जटिल प्रकार की बाध्यता होने पर संतान उत्पत्ति के लिए विशेष प्रकार की तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है। सहायक जन प्रौद्योगिकी, इस समय ऐसे ही पढ़ाना जो आपके लाभदायक होगा कि परीक्षा का टाइम है। ART, पात्र निषेचन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, परख नली शिशु, इसमें अंडाणु व शुक्राणु के बीच निषेचन प्रयोगशाला में परख नली और जो है गर्भाशय की परिस्थितियों में कराया जाता है। इस निषेचन टेस्ट ट्यूब अन्य किसी पात्र में होने की क्रिया को ही सहायता से उत्पन्न टेस्ट ट्यूब बेबी भी इसे कहा जाता है। यह विधि स्त्रियों के लिए अपनाई जाती है और इसमें अंडवाहिनी विकृति हो तथा वहाँ निषेचन ना हो पाता है। आगे देखिएगा, जीवे निषेचन में क्या होता है? कुछ स्त्रियों में गर्भाधारण की समस्या होती है। इसमें सामान्यतः प्रकार के निषेचन की क्रिया मादा के शरीर में होती है, इसे जीवे निषेचन भी कहा जाता है। अगला, गिफ्ट का पूरा नाम बताइए। आप जानते हैं गिफ्ट किसे कहते हैं? सोसाइटी। ये सारी चीज़ें अभी हम आपको ऊपर पढ़ा चुके हैं। यहाँ से आपका यह आज का महा मैराथन क्लास समाप्त होता है। जनन स्वास्थ्य वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।